जो हमारा टैलेंट है ना, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। टैलेंट का मतलब ये भी है विषयों के प्रति रुझान। हाँ, तो जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे विषयों के प्रति रुझान है, उसको आप छात्र छात्राएं बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी सफलता का पहला पायदान आप इनका नाम लेने से पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने रांची से स्कूलिंग की है, आपने वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से स्नातक किया है, आपने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से मैथमेटिक्स में एमएससी की है, आपने जेएनयू से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की तथा कामराज यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर रही हैं। आपने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। लड़कियों को कैसा लग रहा है? मैथ्स में एक महिला इतना ज़्यादा पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने पीएचडी की है, तो आपको तो लग रहा होगा ये हमारे यहाँ पे एक धारणा है कि महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो बायो लेगी और जो लड़के हैं वो मैथ्स लेंगे। लेकिन आज हमारे बीच सोना झारिया मिंच वाइस चांसलर पधारी हुई हैं अपने बच्चों को और ख़ासकर महिलाओं को ये बताने के लिए। इनके लिए मैं सावित्रीबाई फुले जी का के कुछ लाइन बताऊंगी। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है सभी धन दौलत से, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है सभी धन दौलत से, जिसके पास है ज्ञान का भंडार है वो ज्ञानी जनता की नज़रों में। जो सावित्रीबाई फुले आज से 150 साल 200 साल पहले वो की हैं, आज वही चीज़ यहाँ पे हमारे साथ सोना और झरिया मांझी जी कर रही हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ। झारखंड की इसे मैं बहुत प्यार भरा जोहार के साथ अभिवादन करना चाहूँगी और साथ में जय भीम। आज मैं पटना कल ही आई हूँ शाम रात में। बहुतों को, आप लोगों में से बहुत जब पैदा नहीं हुए थे, हो सकता है आपके माता पिता भी शायद पैदा हो ही रहे थे 1973 में। कल से पहले मैं 1973 में आई थी पटने, और वो था खो खो के खेल की प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन के लिए आए हुए थे। तो उसके बाद मुझे अवसर मिला है आज इस बहुत ही पुण्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और आपके बीच उपस्थित होने के लिए जो मुझे मौका मिला, कुल मिलाकर एकदम 48 वर्षों के बाद। और इसलिए मैं इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस समय मैं बहुत ही आदर के साथ नमन करना चाहूँगी और श्रद्धांजलि देना चाहूँगी हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी को, ईवी रामस्वामी पेरियार जी को, हमारे विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, और साथ ही साथ जिस भूमि से मैं आती हूँ डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को। झारखंड की भूमि वैसे तो वीर शूरों की भूमि मानी जाती है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनसंग हीरोज़ इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं, और झारखंड की भूमि या फिर बिहार भी बोला जाए, पूर्व के बिहार से जितने आज़ादी से संबंधित आंदोलन शुरू हुए थे, शायद वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर नहीं ले पाए थे, और इसलिए छोटे छोटे पैमाने में रहे, या तो वंचित समाज के आंदोलन होने के कारण उनको राष्ट्रीय इतिहास में वो स्थान नहीं मिला। फिर भी अब वो स्थान क्लेम करने की बारी आ गई है, और इसलिए मैं बड़े ही आदरपूर्वक इन सभी हमारे महान आत्माओं को, जो अभी तो वो पुरुष और महिला रह चुके थे पर अभी हैं नहीं, पर उनके आदर्श हमारे सामने अभी हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एजुकेशन फॉर चेंज
आयोजकों के लिए, फुले अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी को भी, बुद्धा दृष्टि को भी, कि ऐसा बड़ा आयोजन आपने पटना शहर में सभी ऐसे शिक्षा के लालायित छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया, और साथ में माता पिता अभिभावकों को भी निमंत्रित किया गया है। मैं इस मंच से सभी प्रबुद्ध जन जो यहाँ उपस्थित हैं और मेरे अग्रणी रह चुके हैं, डॉक्टर कटिमनी, डॉक्टर कुरील, डॉक्टर आर्य, और साथ में जितने भी हमारे टीचर्स जो इससे पहले, आज के इस कार्यक्रम के पहले से भी मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग हमारे वंचित समाज के युवक युवतियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए आयोजन करते आए हैं, उन सबका को भी मैं उनकी उपस्थिति को रिकग्नाइज करना चाहती हूँ। मैं अभी सबसे पहले आप सभी जितने छात्र छात्राएं हैं, एक बार अपना बायां हाथ उठा दें प्लीज़। ओके, आपका जब बायां हाथ ऊपर है उसी समय एक बार जोर से दहाड़ने की कोशिश करें। दहाड़िए। बहुत धन्यवाद। अब ये पता चल गया, शेरनी का दूध तो पिया है, थोड़ा अभी एक बार और जोर से पूरी ताकत के साथ दहाड़िए। शाबाश शाबाश। और ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है कि सभी दहाड़ने की आदत बना चुके हैं। सबों को दहाड़ने की आदत बन रही है, परंतु इस दहाड़ की गूंज और भी ऊंची जानी बाकी है, और इसलिए आप यहाँ हैं और हम लोग भी यहाँ पर हैं। मैं इस समय एक दो बातों को ही आप लोगों को टिप्स के बतौर देना चाहूँगी कि करियर, अपने जीवन में करियर को कैसे चुना जाए, और उस पर या तो लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्नी बहन बना जाए, ताकि जब तक लक्ष्य को प्राप्त करके उसके आगे भी ना पहुंच सकें तब तक ना रुकें। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँगी कि मेरे पहले जितने भी मेरे अग्रणी वाइस चांसलर साहब ने बतलाया, उस सभी के क्रम में मेरी बात अभी आएगी। मैं सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फुले की एक दो उनके कोटेशंस को कोट करना चाहूँगी। यदि अभी भी शिक्षा और अपने इर्द गिर्द के परिस्थितियों के बीच यदि एक बात जो अज्ञानता की बात वो अभी भी आ रही है, तो उससे संबंधित एक कोटेशन मैं पढ़ना चाहूँगी। अज्ञानता को तुम पकड़ो, लोग बोलते हैं ना छोड़ो, पर यहाँ सावित्रीबाई फुले ने कहा अज्ञानता को तुम पकड़ो, धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर उसे पीटो और अपने जीवन से भगा दो। तो हमारी शिक्षा जो कि ज्ञान का मार्ग है या सशक्तिकरण का, पर साथ में यदि अज्ञानता भी कहीं ना कहीं आपका साथ पकड़े हुए है, तो सावित्रीबाई फुले जी ने जो बोला वो तो कर डालो, उसको ऐसा पकड़ो और पीटो कि उसको और भगा दो। वो भागे नहीं, आप भगाओ। इसमें अपर हैंड आपका होना है, ठीक है। और जब ये हो जाता है, उसके बाद जो दूसरी कड़ी है ज़रूर आनी चाहिए, स्वाभिमान से जीने के लिए। हम जो हैं, हमने जिस परिवार में, आप में से और मुझे भी ये ऑप्शन नहीं मिला था पैदा होने से पहले कि मैं कहाँ पैदा हूँ। आपको पूछा गया था? नहीं ना, नहीं, किसी से नहीं पूछा गया था। परंतु जो हमारा अस्तित्व, जो हमारी आइडेंटिटी, भारत के संविधान के अनुसार हमारा जो आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी को एक स्वाभिमान की आइडेंटिटी में परिणत करने के लिए शिक्षा एक माध्यम होता है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। पाठशाला, शिक्षण संस्थान, आज की तारीख में हम लोग बदलेंगे ना, अडैप्टेशन। शिक्षण संस्थान ही इंसानों का सच्चा गहना है, और वो शिक्षण संस्थान
जैसे मेरे परिचय में संचालिका महोदया ने बतलाया कि किस किस जगह से मैं पढ़ सकी। ये मेरे लिए आशीष का विषय था कि मैं रांची के एक हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ी और उसके बाद +2 से माध्यम बिल्कुल चेंज हो गया मेरा। मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ पाई इस देश में, वे नामित कॉलेज हैं, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात हुई। बहुतों के लिए ऐसा नहीं होता है और हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा मौका ना मिले, परंतु आप शिक्षा के जिस दौर में या प्रगति और विकास और टेक्नोलॉजी के जिस दौर में आप स्टूडेंट्स हैं, और कोविड ने हम सबको सिखला दिया है कि डिजिटल माध्यम से जहीं भी जो भी कोर्स हो रहे हैं पकड़ लो जी, इसको भगाना नहीं, परंतु है ना। ओके, तो इन सब बातों के साथ मैं अब आगे बढ़ूं अपने टिप्स की ओर। ये टिप जब मैंने भी बिहार स्टेट, ये जो मेरी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, वो इसी स्टेट का है। और जब मैं उसकी तैयारियां कर रही थी 1978 में, तब उस समय मुझे मेरी एक शिक्षिका ने कहा था, क्योंकि मेरी रुचि गणित में थी और मैं और मेरी कुछ दोस्तें, जैसे मेरी दोस्त जैसे हम लोगों को क्लास में हर घर काम मिलता था, स्कूल की बात बता रही हूँ, आप लोग तो स्कूल से निकल चुके हैं, पर जो स्कूल में है उनके लिए जैसे हमें मिलता था वो घर काम, हम लोग स्कूल में ही तुरंत फटाफट करने की कोशिश करते थे। पता किस लिए? घर में पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को घर में काम करना पड़ता था घर का, परंतु स्कूल में हम लोगों को जो खेलने का टाइम मिलता था ना, उस समय तो खेलना था। अपने सारे मैथ्स हम लोग कम से कम मैथ्स का काम हम लोग करते थे फटाफट, और उसके बाद खेलना है जी। मैं सभी अभिभावकों से भी ये बात बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलने में रुचि रखते हैं तो उनको डिस्करेज बिल्कुल ना करें। जो मैंने बताया कि पिछली बार जब मैं आई थी, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा थी, तब खो खो खेलने के लिए आई थी। हो सकता है उस समय सिलेक्शन हो गया होता, किसी और टीम में होती। मेरे जीवन में MSc कर रही थी जब मैं, उस समय नेशनल हॉकी खेलने का भी मौका आया। मैं तमिलनाडु टीम में हॉकी टीम में थी, पर मुझे अपने टेस्ट और मेरे इंटरनल एग्ज़ाम और नेशनल्स खेलने में दुविधा थी, जो उसके बीच एक को चुनना पड़ा। हमारे ज़माने में खेल कूद और स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं मिला था और उसको प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता। शायद आज का दौर होता तो मैं विमेंस हॉकी टीम की ये होती, और हो सकता है उसके बावजूद भी यहाँ होती, परंतु चूंकि उस समय मैंने हॉकी नहीं खेला, और इसलिए मैंने MSc की पढ़ाई बिना किसी बैक पेपर के किया, तो शायद इसलिए मैं यहाँ आ सकी हूँ। परंतु पॉइंट ये है, जो हमारा टैलेंट है ना, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। टैलेंट का मतलब ये भी है विषयों के प्रति रुझान। हाँ, तो जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे विषयों के प्रति रुझान है, उसको आप छात्र छात्राएं बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी सफलता का पहला पायदान आपका टैलेंट है, और उस टैलेंट को जरूर और भी ज़्यादा हवा दी जाए, और भी ज़्यादा उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर ध्यान दें। टैलेंट आपके अंदर है। कोई भी नहीं, सभी लोग मानते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी खूबी नहीं या कोई कैपेबिलिटी की कमी है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है। जैसे सर ने बतलाया, आपको अपने सब्जेक्ट फिजिक्स पसंद नहीं है, डांस ले लो। तो अभी नई शिक्षा नीति के अंदर ये डाइवर्सिटी को भी या मल्टी डिसिप्लिनरिटी को भी जगह दी जा रही है, और इसलिए आपके अंदर जो टैलेंट है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद था तो मैंने वही किया। परंतु मैं बतलाना चाहती हूँ, करियर के सिलेक्शन के लिए शायद 11 साल की उम्र में मेरे पिताजी बताते थे कि 9 साल में ही इसने बोला तो था, परंतु 11 साल की बात मुझे याद है कि जब पूछा गया था तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैंने कहा था मैथ्स टीचर बनना चाहती हूँ। और खैर इसलिए मैथ्स टीचर बनना मेरा निर्धारित था, परंतु टीचर बनना
इस बात के प्रति कमेंट मैंने सुना जब मैं 5 साल की ही थी, जब 6 साल की होने जा रही थी, कि अरे ये तो बड़ी अच्छी टीचर बनेगी, चाहे जिसी भी कारण से। और वो मेरे एक शिक्षिका के मुंह से ये कमेंट निकला था, जिसको मैंने बहुत ही संजीदगी से अपने जीवन में सुना। और मुझे याद है वो दिन जब मैंने ओवर ही केयर किया था, मैं लगभग 6 साल की होने जा रही थी, कि मेरी शिक्षिका ने कहा ये तो बड़ी अच्छी टीचर बनेगी। मैंने बस उसी को अपने जीवन के लिए क्या बनना है, करियर में क्या करना है, उसको एक आधार ले लिया। फिर मैंने विषय चुना, क्योंकि मेरे जिसमें ज़्यादा पकड़ थी उसी को चुना। तो आप भी अपने अंदर के टैलेंट को, आपके अंदर जो है एकदम, जिसको करने में बहुत आनंद आता है, उसको कभी ना छोड़ें, ठीक है। अपने करियर के लिए उसी विषय को चुने। अभी इतना डाइवर्सिफाई हो गया है, फिर भी आपको 12वीं की परीक्षा तो पास करनी है ना, और उनमें उन्हीं 11वीं में जब आते हैं आप, तो उस समय सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन उसी तरह से किया जाए कि आपको कम पढ़ने से भी, मतलब इन्वेस्टमेंट लेस है, रिटर्न ज़्यादा है, ऐसी नौबत हो। क्योंकि साथ में शायद कुछ लोगों को काम करना है, अभी तो गाय बैल चराने की ये नहीं है, परंतु घर के काम निपटाने हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में अभी हूँ, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, आज भी मेरी पीजी की किसी भी कक्षा में लगभग 60% विद्यार्थी पहले जनरेशन लिटरेट हैं। मैं इस समय आप लोगों में से भी अभी रिकग्नाइज करना चाहूँगी, यदि आप लोगों में से कोई भी अपने परिवार में सर्वप्रथम, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े हुए, यदि आपके माता पिता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे कम है, मुझे पता है आप लोग यहाँ 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र छात्राएँ हैं ना, यदि आपके माता पिता आप की शिक्षा की सर्टिफिकेट आपसे कम है, आप उनसे ज़्यादा पढ़ सकें, इसमें माता पिता का योगदान है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं। परंतु हम लोग अभी आप लोगों को इनकरेज करना चाहेंगे कि आपको कितनी दूर जाना है। इसलिए यदि आप, या तो आपके माता पिता अनपढ़ हैं, हाँ, और आपको पढ़ाया है उन्होंने, मैं ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करना चाहती हूँ अभी। यदि आप लोग में से कोई भी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है, अपने स्थान पर प्लीज खड़े हो जाएं। हाँ, पहली बार स्कूल गए। हाँ, अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नीचे हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग खड़े हो जाएं और उधर देखकर हम सभी, आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, आप लोग बैठकर ताली बजाएं, और हम लोग सभी आप लोगों के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ, मैंने बतलाया कि वहाँ लगभग 60%, अच्छा मैं अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ, 50% छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कि अपने परिवार से पहले हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा है। और तो हमारे देश में ये चैलेंज है कि हम फर्स्ट जनरेशन लिटरेट्स को भी कहाँ तक जाने के लिए मेहनत करने, सपने और सफलता के आयामों से अवगत करा के उनको सफलता तक ले जाना ही है। शिक्षण संस्थानों का काम ये है कि वो सफलता तक पहुँचे। सो सबसे पहला टिप मैंने बताया, अपने पोटेंशियल को जाने और उसको पकड़ के रखें। दूसरी बात जिसके कारण मैंने मैथ्स की टीचर बनने का निर्णय लिया था, वो मेरे परिवार में मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे, बल्कि मेरे पिताजी, मेरे दादा और दादी, मेरे दादाजी पहली कक्षा तक पढ़े थे, मेरी दादी जी 4 कक्षा तक, पर मेरे पिताजी PhD करने सके थे, वो भी शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, ठीक है। मेरे और उनकी, मेरे माता पिताजी और उनके दोस्तों की जो बातचीत होती थी घर में, तो बोलते थे कि हम लोग, मतलब तब तो हम साउथ बिहार थे ना, दक्षिण बिहार, बोलते थे कि हमारे समाजों में नहीं, हमारे समाज में मैथ्स टीचर्स की कमी है, और दूसरे समाज के शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ने में से हतोत्साहित करते हैं, और इसीलिए अपने समाज के शिक्षक शिक्षिका
इन विषयों में होने चाहिए। मैथ्स से मुझे बड़ा प्रेम था, मैंने सोचा मैथ्स की ही शिक्षिका बन जाऊं। तो पॉइंट ये है कि समाज या इर्द गिर्द या समय के अनुसार जिस करियर को लेना चाहिए, या तो समाज, क्योंकि जैसे शुरू में ही कुरेल जी ने बताया कि केवल आप अपना करियर नहीं बना रहे हैं और आप समाज का करियर बना रहे हैं, परंतु मैं बोलना चाहती हूँ आपकी सफलता के कारण आपके परिवार केवल नहीं पर आपके समाज का प्रोफाइल बन रहा है, और इस प्रोफाइल के लिए भी हमें उस करियर को चुनना है। और ऐसा मैंने किया। तो सोसाइटी की आवश्यकता, और जिसके लिए हमने सूत्र बहुत से सुने कि डिटर्मिनेशन, चाहे जितना भी हतोत्साहित करने वाले परिस्थितियां क्यों ना हो। मैंने स्कूल में 10वीं कक्षा के पहले 3 बार 100 में से 100 अंक लाए थे। मैं अपनी वाहवाही के लिए, प्लीज ताली ना बजाएं इसके लिए, पर सुने जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ। परंतु मेरे मैथ शिक्षक ने मुझे 10वीं कक्षा में ये बोला कि कॉलेज जाके बायोलॉजी ले लेना, तुम मैथ्स नहीं सकोगी। यही भाषा है ना हमारे बिहार झारखंड की, तुम नहीं सकोगी। तीन बार 100 में से 100 लाने वाली लड़की को यदि एक टीचर बोलते हैं कि तुम नहीं सकोगी, ये तो उनकी गुस्ताखी थी कि मुझे चैलेंज किया है। मुझे चैलेंज ना किया होता तो शायद मैं यहाँ ना आती। तो इसलिए मैं उनका भी रिकग्नाइज करना चाहती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि अड़चने आपके लिए नई ऊंचाइयों के पैमाने सिद्ध करते हैं। तो इसलिए आपकी भी पढ़ाई लिखाई में जब भी अड़चने आती हैं ना, मान लीजिए अड़चन को तो आप कूद के फांद के आगे बढ़ेंगे। हाई जंप कितनों ने किया है, कभी भी खेल खेल में भी हाई जंप, ऊंचाई, अभी जिस लेवल में चल रहे हैं उससे ऊपर लेवल में जाना होता है ना हाई के लिए। अड़चने वही रोड़ा खड़ा कर रही हैं कि आप और आपके ऊंचाइयों के पैमाने और आगे जाए। तो अड़चनों को बड़े मुस्कुराहट के साथ हम चूमना सीखें। इसलिए परंतु डिटर्मिनेशन जरूर हो कि हम क्या करना चाहते हैं। और हार्ड वर्क करने का निर्णय सबसे आसान है, पर हार्ड वर्क करते ही रहना सबसे मुश्किल है। टू वर्क हार्ड इज द हार्डेस्ट, टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड इज द हार्डेस्ट। ठीक है, और इसलिए बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। और जैसे मैंने कहा कि ना केवल आपके गोल, ना केवल आपके जो आपने लाइन खींची है कि वहाँ तक पहुँचना है, हाँ, परंतु उसके बियॉन्ड जा सकते। मैंने मैथ से टीचर बनने के सपने देखे थे ना स्कूल में। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि JNU जैसी के संस्थान में मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन सकूंगी। वहाँ तक पहुँच गई और वाइस चांसलर भी। और इसलिए अपॉर्चुनिटी, आप अपने यदि कैपेबिलिटी और टैलेंट के आधार पर अपने करियर की दिशा को चुनते हैं तो दशा आपको आपकी लक्ष्य के भी बियॉन्ड ले जाएगी। इसका उदाहरण आप हम सबों को देख कर रहे हैं। तो इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं अभी इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये चैलेंज होगा। और आपके माता पिता यदि यहाँ हैं, आपको हमेशा वो प्रोत्साहित करते ही रहेंगे कि जो लक्ष्य आपने रखा है आप उसके भी बियॉन्ड जा सकेंगे और आप जा पाएंगे। मैं साथ ही साथ जितना भी पढ़ाई करने के लिए आपको आवश्यक है, अच्छा उसमें टिप नंबर 2 कि मैंने जो देखा है अभी तक मेरी यूनिवर्सिटी में, ये दूसरी यूनिवर्सिटी में और मैं जिन शिक्षण संस्थानों में पढ़ी थी ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहती हूँ, 3 इडियट्स की तरह फ्री का एडवाइस, हाँ, कि किताबें जरूर पढ़ें। की और नोट्स के अलावे विशेष करके जो विद्यार्थी साइंस आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है ना, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, पकड़ लो और उसको सॉल्व करके तब रख दो। और जो जिनको लगता है कि 1 बार 2 बार पढ़ने से याद नहीं आता, आप कृपया लिख कर पढ़ें। आपके लिखे हुए नोट्स आपके एग्जाम के समय शायद वही नोट्स, आपके लिखे हुए नोट्स आपको याद आएंगे।
आपने शायद किस जगह लिखा होगा वो भी याद आ जाएगा यदि आप लिख लिख कर पढ़ेंगे। और इसलिए आपको तो और इस हद तक पढ़ना है, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं ना, आप इस कदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ स्टडी ग्रुप भी बना सकते हैं और क्वेश्चंस को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो टेस्ट उनका माहौल भी ये करके कि आप वहाँ लिख रहे हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, हैं, उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और कंपटीशन अपने आप में करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, जिस विषय को भी आप पढ़ रहे हैं उस विषय का जब परीक्षा लिखते हैं, आपके परीक्षा पत्र में केवल आपकी बुद्धि से निकली हुई बातें वहाँ रहे, किसी और सोर्स से नहीं, क्योंकि आप लंबी रेस के घोड़े बनने जा रहे हैं। छोटी रेस के घोड़े में यहाँ वहाँ से सहायता आ जाएगी। आपके हर परीक्षा पत्र में केवल आपका लिखा हुआ आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको पढ़ा था, आपने उसको लिखा है और आप उन आंसर्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, मैं एक ऐसी शिक्षिका हूँ, मैं जब MCA के लोगों को पढ़ाती हूँ JNU में, तब भी बोलती हूँ ये क्लास 7 में आपको पढ़ाया गया होगा, ये क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कोई कोई चीज़ें इतनी मूल होती हैं उसको कभी नहीं भूला जा सकता। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी जीवन के किसी भी करियर के भी समय आपकी यही बातें आपको याद आएंगी और इसलिए लिख लिख कर जरूर पढ़ें। अब मान लीजिए आपका करियर लगभग सेट हो गया, तब के लिए भी मैं एक फ्री का एडवाइस देना चाहती हूँ। आज ये आवश्यक है कि आज मुझे इतना, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से आयोजकों का कि हम सबको इस कदर आप लोगों ने जमा किया और हम लोग एक दूसरे की उपस्थिति से नंबर से अपनी ताकत का एहसास कर पा रहे हैं। अपनी ताकत, हम बहुजन समाज की ताकत का एहसास कर पा रहे हैं और ये ताकत आपको और मुझे जहाँ भी हम आते हैं वहाँ के लोगों को देना आवश्यक है। यदि आप किसी शिक्षण संस्थान में, कॉलेज में, स्कूल में भी या यूनिवर्सिटी में या तो किसी भी कॉरपोरेट हाउस में भी आप वहाँ होते हैं, ध्यान दें कि कहीं कोई ऐसा जूनियर लड़का या लड़की जब वो ज्वाइन करते हैं, या तो अधेड़ भी हो सकते हैं बाद में ज्वाइन करते, क्या उनको उस कॉरपोरेट माहौल में कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। और उसका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिलेगा और हमें वो ताकत जो नंबर में होती है उसका एहसास होगा। और इसलिए नंबर की ताकत को हम कभी ना भूलने की कोशिश करें और नंबर की ताकत को बटोरने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें जब हम अपने अपने करियर के पायदान में पहुंच जाते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी के लिए हमारे देश का संविधान ही हमारा आधार होना चाहिए। हमारे देश का संविधान के आधार पर जब आप और मैं अपने ड्यूटी के भी अलावे कोई काम करते हैं, कोई उंगली उठाएगा तो क्या हम तो संविधान के ही पाबंद रहे हैं। तो इसलिए हमारा जवाब उसी के दायरे में होगा। और इसलिए मेरा अब सबों को प्रोत्साहित करते हुए ये बोलना है, माता पिता लोग भी, अभिभावक भी यहाँ हैं, कि हमारे टैलेंटेड बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं इतने टैलेंटेड हैं जो कि हर परिस्थिति को अडेप्ट करने के लिए बहुत केपेबल हैं। भरसक हम माता पिता उनको सहयोग करते हैं और हम शिक्षक शिक्षिकाएं भी उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। परंतु आप अपने ऊपर में जो विश्वास है उस पर और स्वाभिमान है उसको कभी ना छोड़ें। यदि कभी अन्याय की परिस्थिति भी दिखाई पड़ती है तो अन्याय का जवाब आपकी सफलता होना चाहिए। अन्याय का जवाब है, बोलिए, हमारी सफलता। अन्याय का जवाब है, अन्याय का जवाब है। और अड़चनें नई ऊंचाई के पैमाने हैं, है ना। हर अड़चन नई ऊंचाई का पैमाना सिद्ध करा के दिखाइएगा। आप सबों को बहुत बहुत जोहार।